नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, तो सॉलिड्स को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में। तो दो तरह से होता है ये। पहला हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और सेकंड हमारे पास होगा अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कहते हैं ट्रू सॉलिड्स भी, और अमोर्फस को कहते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, व्हिच इज नॉट ट्रू, इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। इसका एक और नाम भी होता है, उसको हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो सूडो सॉलिड्स कहेंगे या फिर कहेंगे इसको सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, अब इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस तरह का होता है उसके बारे में बात करनी है। तो इस तरफ बात करेंगे क्रिस्टलाइन के लिए, और यहां पर हम बात करेंगे अमोर्फस के लिए। तो अरेंजमेंट जो यहां पे है, पहली बात तो रेगुलर होता है, सिमेट्रिकल होता है, एंड तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। अब इन तीनों का मतलब समझेंगे क्या क्या होता है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पे अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, और आई कैन आल्सो से अनसिमेट्रिकल होता है। मतलब इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। सिमेट्रिकल चीज में पैटर्न होगा, अनसिमेट्रिकल चीज में पैटर्न नहीं होता है। तीसरी बात, इसका जो ऑर्डर है वो शॉर्ट रेंज का होगा। ठीक है, तो रेगुलर मतलब आई कैन प्रिडिक्ट कि पहला एटम कहां पर है, पांचवा एटम कहां पर होगा, 1000वां एटम कहां पर होगा, दैट इज रेगुलर। सिमेट्रिकल मतलब वी कैन प्रिडिक्ट द सिमेट्री ऑफ द कंपाउंड, जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, क्यूबिक, लाइक दैट। ठीक है, इस केस में ऑर्डर कैसा होगा, लॉन्ग रेंज होगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस बनेगा हमारे पास पार्टिकल्स का, और सीक्वेंस हमारे पास रेगुलर होना चाहिए। जैसे कि ये एक एटम मान लो यहां लगा हुआ है, तो दूसरा यहां पे है, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, चलते ही जाएगा ये। इसे कहेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब अरेंजमेंट एटम्स का ऑर्डर में है, और जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज का है। ठीक है, यहां पर अगर बात करता हूं मैं, ऑर्डर शॉर्ट रेंज का है। ऑर्डर है यहां पर भी, बट शॉर्ट रेंज तक है। जैसे कि मान लो कि ये 4 एटम्स ऐसे लगे हुए हैं, तो बाकी 4 हमारे ऐसे हो गए। ऑर्डर यहां पर भी है, लाइन वाइज है, लाइन वाइज है, बट ऑर्डर कैसा है, ये शॉर्ट रेंज का है। यहां पे लाइन वाइज है, बट ऑर्डर कैसा है इसका, लॉन्ग रेंज का। सिमिलरली मान लो कि यहां पर आ जाता है, फिर से ऑर्डर में है, बट कैसा ऑर्डर है इसका, शॉर्ट रेंज है। तो इसका पैटर्न रेगुलर नहीं है। मान लो कि यहां पर आ गया, और या फिर मान लो कि यहां पर आ गया। ठीक है, तो इररेगुलर अरेंजमेंट होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्री नहीं है इसमें, कहीं से भी एटम निकल के बाहर आ रहा है, या सिमेट्रिकल होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, और साथ में क्या होगा, वो रेगुलर होगा। मतलब इसका पैटर्न जो है प्रिडिक्टेबल है, इसका जो पैटर्न है वो अनप्रिडिक्टेबल होगा। यू कांट प्रिडिक्ट the symmetry of atoms in the solid. Clear or not? सभी को बातें कर, ठीक है, नोट कर। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने बात की अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की, अब उस अरेंजमेंट से हमें प्रॉपर्टीज क्या मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस क्या है अरेंजमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस कि जो उसका क्लीवेज है, उसका क्लीवेज क्लीन होता है। इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें क्लीवेज इज नॉट क्लीन। अब इसका मतलब क्या है क्लीन क्लीवेज का, कि मान लीजिए कि मेरे पास एक मेटल या कोई सॉलिड है मेरे पास, उस सॉलिड को मैं कट करता हूं बाय शार्प टूल, जैसे कि नाइफ या मशीन टूल से, और अगर कट करने के बाद उसकी जो साइड होगी, अगर वो साइड स्मूथ निकल के आती है, दैट विल बी कॉल्ड ए क्लीन क्लीवेज। और अगर साइड्स रफ आती है, दैट विल बी कॉल्ड ए रफ क्लीवेज। जैसे एग्जांपल लो मेटल का,
मेटल को कट करो बाय शार्प टूल, जो उसके साइड्स होंगे वो स्मूथ होंगी, उसे बोलेंगे क्लीन क्लीवेज। टीयर ए पेपर, पेपर को फाड़ो, तो पेपर को फाड़ोगे तो उसकी साइड्स कैसे होंगी, वो रफ होंगी, तो वो क्या है, रफ क्लीवेज। तो मेटल इज क्रिस्टलाइन, पेपर इज अमोर्फस। दूसरी बात, अब क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज प्रेडिक्टेबल रेगुलर है, तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि सॉलिड एक फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे पास प्रेजेंट है सोडियम, लेट्स से, तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 420 डिग्री सेल्सियस, मतलब सोडियम इसी टेम्परेचर पे मेल्ट पूरा हो जाएगा। इस केस में मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट शार्प, इसमें मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है। जैसे मान लो ग्लास है मेरे पास, लेट अस अज्यूम कि ग्लास मेल्ट होता है 900 सेल्सियस पे, तो 900 सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट होगा ये, और ये मेल्ट होता जाएगा 905 सेल्सियस पर, फिर रेंज बनेगी यहां पे इसकी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प नहीं है, रेंज में मेल्ट हो रहा है, स्टार्ट इतने पे हुआ और यहां तक वो मेल्ट होगा। समझे बात की नहीं? ओके। थर्ड, इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ फ्यूजन, इसको मैं डेल्टा एफ एच कह देता हूं सिंबलिक फॉर्म में। क्या होता है फ्यूजन? इसका मतलब होता है मेल्ट होना बेसिकली। जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, और जो हीट उस प्रोसेस में दी जा रही है उसको कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी कैसा होगा? शार्प होगा। इसमें क्या होगा? वो नॉट शार्प। मतलब मान लो कि इसको मेल्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 512 किलो जूल की, तो 512 किलो जूल पर ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इतनी हीट मिलते ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो डेल्टा एफ एच है वो शार्प नहीं है। मतलब लेट्स से कि ग्लास को चाहिए लेट्स से 600 किलो जूल की हीट मेल्ट होने के लिए, बट इट इज पॉसिबल कि वो 599 किलो जूल पे भी स्टार्ट हो जाए मेल्ट होना। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो 601 किलो जूल पे भी क्या हो जाए, मेल्ट होना स्टार्ट। तो फिक्स नहीं है इसका हीट ऑफ फ्यूजन, वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा बार। समझे बात की नहीं है वाली? ओके। क्रिस्टलाइन सॉलिड को बनाने के लिए हमें करनी होती है स्लो कूलिंग। सो अगर मुझे एक लिक्विड से क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रिपेयर करना है, सो आई नीड टू कूल इट स्लोली। इसमें हम करते हैं फास्ट कूलिंग। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं ग्लास का और क्वार्ट्ज का, दोनों में जो फॉर्मूला होता है वो सिलिकॉन का होता है, तो इसमें भी SiO2 है, और जो मेरे पास क्वार्ट्ज है उसमें भी क्या है, SiO2 ही है। तो क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन, दिस इज अमोर्फस। इसको स्लो कूल किया गया। व्हेन यू डू इट स्लो कूलिंग तो एटम्स को अपने प्लेस पर आने के लिए टाइम मिल जाता है, सफिशिएंट टाइम मिलता है, सो दैट दे कैन अरेंज रेगुलरली। समझे बात ये वाली? लेकिन व्हेन यू डू फास्ट कूलिंग तो पार्टिकल्स को अपने प्लेस पर आने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है, वो जल्दी से आना चाहते हैं। समझे? जैसे मान लो कि बच्चे क्लास में अंदर आ रहे हैं, अगर वो आराम आराम से अंदर आते हैं तो हर एक बच्चा अपनी रेगुलर सीट पे बैठ पाएगा। अगर जल्दी से आते हैं तो, और मैं कम टाइम देता हूं बैठने के लिए, तो अरेंजमेंट कैसा होगा? वहां पे इररेगुलर अरेंजमेंट होगा। तो बच्चा यहाँ बैठेगा, कोई वहां बैठेंगे, तो कोई एक यहाँ बैठेगा, कोई दो वहां बैठेंगे, लाइक दैट। That will create amorphousness in the crystal structure. Clear or not? सभी को? Okay, नोट कर लेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारे पास डिफरेंस का, एंड डिफरेंस इज क्रिस्टलाइन होते हैं एनआइसोट्रोपिक इन नेचर और दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब मतलब क्या है आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक का? तो बाय डेफिनेशन ये कहता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर ये प्रॉपर्टीज क्रिस्टल स्ट्रक्चर की डिफरेंट डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है तो उसे हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक। So if they are different in different direction of crystal structure, उसे हम कहेंगे एनिसोट्रॉपिक। और अगर यही प्रॉपर्टीज सेम लाइन चलेंगी, अगर यही प्रॉपर्टीज सेम होती है, सेम इन different direction of crystal of solid structure, different direction of solid structure, तो उसे हम कहेंगे आइसोट्रॉपिक। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास ये अरेंजमेंट है एटम्स का एंड दीज आर क्रिस्टलाइन एटम्स। क्लियर? तो मैं चला इस डायरेक्शन में, मान लेते कि इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू a है, तो इस डायरेक्शन में जाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज होके b हो जाएगी, यहां जाने से इसकी वैल्यू c हो जाएगी। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में जब मैं चलूंगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज है वो चेंज होती जाएंगी। इसे बोलेंगे एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। समझ आई बात? लेकिन अगर मैं अमोर्फस की बात करता हूं, अमोर्फस में अरेंजमेंट इर्रेगुलर टाइप का होता है, तो इस तरह कुछ होगा, वो नॉट रेगुलर। तो जब मैं यहां पर जाता हूं तो मुझे वैल्यू a मिलती है, जब मैं यहां पर जाता हूं तो मुझे वैल्यू a मिलती है, जब मैं यहां पर भी जाता हूं तो मुझे वैल्यू a मिलती है। इसे बोल लेंगे आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। ये कैसे मिलेगा? क्योंकि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट है कि पार्टिकल कहीं भी हो सकता है वहां पे। तो ओवरऑल सम निकालते हैं तो एक सीक्वेंस में पार्टिकल एवरेज नंबर वो सेम निकल के आता है, इसलिए वैल्यू सेम आती है। यहाँ पे जो है डिफरेंट एटम्स मिलेंगे उसको। यहाँ पे मान लो कि ये आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड में यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पर जा रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और जब मैं यहां पर जा रहा हूं मुझे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां क्या मिला? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो डिफरेंट मिल रहे हैं पार्टिकल्स। यहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल्स मिलेंगे तो पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टीज होंगे डिफरेंट होंगी। दैट इज व्हाई दिस इज शोइंग एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। समझे बात सभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर नॉट? नोट कर लेंगे ये भी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। कि अभी हमने डिस्कस किया था अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। उन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को हम समझेंगे डायमेंशनल टर्म्स में कि 1D में क्या होगा, 2D में क्या होगा और 3D में क्या होगा। हमारा मेन एम है जाना 3D तक। तो 3D तक जाने के लिए हमें समझना है कि 2D में किस किस तरह के लैटिस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। नाउ व्हाट इज लैटिस स्ट्रक्चर? से मान लो कि पूरी बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग को मानते लैटिस स्ट्रक्चर। इसमें परफेक्टली अरेंजमेंट है रूम्स का, हॉल का, कॉरिडोर का एंड लाइक दैट। सेम बात यहाँ पे करेंगे हम, अरेंजमेंट करेंगे अपने पार्टिकल्स का इन सम डायमेंशनल टर्म्स। तो पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस इन वन डायमेंशन क्या होता है। सो 1D पता है क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सिर्फ ऐसे होगा। तो इट इज द क्रिस्टल लैटिस इन वन डायमेंशन, ओनली हैव 1D। तो इट कैन ओनली बी इन ए सिंगल लाइन, ठीक है। यही अगर मैं बात करता हूं 2D के लिए, तो 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट बन सकते 2 तरीके का मेरे पास। एक कि पार्टिकल्स को मैं ऐसे अरेंज करूं लाइक दैट, इस तरह से, ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैक। इसको स्क्वायर क्लोज पैक क्यों कहा गया? इस वाले एटम को रेफरेंस मान लीजिए एक बार।
इसके तरफ जो एटम टच है, अगर मैं उनको ट्रेस करता हूं तो मुझे मिलता है एक स्क्वायर। स्क्वायर मतलब पता है क्या होता है? a इक्वल टू बी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें ये a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और जो एंगल कितना हो गया 90 का, इसको बोला स्क्वायर। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होगा ना। व्हाट इज दिस? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर एटम कितने और एटम से टच्ड है, उसे कहेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। समझे बात सब ये वाली की? एक और मेथड है 2D में अरेंज करने का, और उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसको हम नाम क्या देते हैं, कि कौन सी टाइप में आता है। अगर मैं इस लेयर को A बोलता हूं तो ये लेयर और ये पैरेलल है, तो इस लेयर को भी मैं क्या बोलूंगा? A बोलूंगा। इसे भी क्या बोलूंगा मैं? A बोलूंगा। तो इसे बोलते हैं A टाइप पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैक शोज A टाइप पैकिंग। सेकेंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैन बी लाइक दिस। तो ये मैंने प्लेस किए। अब जो ये गैप है, इस गैप पे अगर मैं एटम को प्लेस कर देता हूं या पार्टिकल प्लेस कर देता हूं लाइक दैट, तो इस गैप को मुझे फिल करना है लाइक दैट। अगर मैं इस लेयर को A बोलता हूं तो ये लेयर क्या कहलाई जाएगी? B। ये क्या बनेगी? A। इसके ऊपर क्या बनेगी? B। तो इसे बोलेंगे AB टाइप पैकिंग। इसको मैं कहता हूं हेक्सागन क्लोज पैक। इसे ऐसा क्यों कहा गया कि अगर मैं एक एटम को रेफरेंस मान लेता हूं तो ये एटम टच्ड है 6 एटम के साथ, दे के फॉर्म हेक्सागन। समझे बातें वाली? और यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल एटम टच्ड है इन 6 एटम्स के साथ। This becomes a 6 coordination number lattice structure। समझे बात सब लिखी नहीं है वाली? अब इसे बोलूं मैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के अंदर आती है यूनिट सेल। अब व्हाट इज यूनिट सेल? मैं फिर से एग्जांपल बिल्डिंग का लेता हूं। तो अगर बिल्डिंग हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो जो उसमें जो ईंट है, ईंट क्या बनेगी? यूनिट सेल। और ईंट की शेप कई तरह की हो सकती है। इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी क्यूबॉइड, इट कैन बी एनीथिंग। उसी तरह इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमें चाहिए डिफरेंट टाइप यूनिट सेल्स। तो कौन कौन सी हो तो उसके बारे में बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे यूनिट सेल इन 2D में, ठीक है? तो पहली बात करते हैं कि व्हाट इज यूनिट सेल। तो इट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो सिंपलेस्ट अरेंजमेंट एटम का होगा जिसको हम रिपीट करते हैं, विच व्हेन रिपीटेड मेक्स ए क्रिस्टल लैटिस। जैसे मैं फिर से बात करना चाहूंगा किसके बारे में? बिल्डिंग के बारे में। तो बिल्डिंग एक क्रिस्टल लैटिस है, उसमें ब्रिक ईंट है, उस ब्रिक को बार बार रिपीट किया गया है। तो जो ब्रिक को हम बार बार रिपीट करेंगे तो क्या बनाएंगे? क्रिस्टल लैटिस। उसी तरह इफ वी रिपीट ए यूनिट सेल एंड बाय रिपीटिंग द यूनिट सेल वी कैन फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस। समझे बात समझे वाले कि नहीं? ओके। अब कितनी टाइप की यूनिट सेल हमारे पास बन सकती है? तो बन सकती है 5 टाइप की यूनिट सेल 2D में। 5 टाइप। कौन कौन सी? पहली टाइप, इसमें A इक्वल टू B होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा और इक्वल टू 90 होगा। मतलब इस तरह की यूनिट सेल होगी स्क्वायर वाली। सेकेंड हमारे पास बन सकती है A नॉट इक्वल टू B बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये बनेगी मेरे पास रेक्टेंगुलर यूनिट सेल 2D। समझे बातें भाई? थर्ड, जिसमें A इक्वल टू B होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा। मतलब कि लाइक दिस। ये A है, ये B है, तो A इक्वल टू B है। यहाँ पे जो एंगल कितना होगा? ये 60 डिग्री का। समझे बात ये वाली के नहीं?
थर्ड फोर्थ हमारे पास होगा A नॉट इक्वल टू B, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कुछ होगा हमारे पास, तो ये A है, ये B हो गया, समझ के बात करिए ये वाली, ठीक है। लास्ट हमारे पास होगा फिफ्थ वाला A इक्वल टू B, और जो अल्फा है और जो बीटा होंगे ना तो वो 60 के इक्वल है ना वो 90 के इक्वल है, मतलब कुछ डिफरेंट ही टाइप का हमारे पास एंगल बनेगा यहाँ पे अदर देन दी 60 एंड 90। तो कितनी तरह के हमारे पास बन सकते हैं यूनिट सेल, 5 तरह के, ठीक है। ओके, लिख लेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल्स 2 तरह की होगी हमारे पास, प्रिमिटिव एंड सेंटर। तो 2D में डिस्कस कर रहे हैं, मैं ले रहा हूं यहाँ पे केस A इक्वल टू B वाला और अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री वाला केस, ठीक है। तो प्रिमिटिव क्या है कि प्रिमिटिव में जो हमारे पास स्क्वायर बनेगा उसमें जो एटम्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ कहां पे होंगे, कॉर्नर पर, इसे बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। कैसे बनती है, मान लो कि मैंने ये लैटिस स्ट्रक्चर बना दिया इस तरह से, तो ये मान लेते हैं कंप्लीट लैटिस स्ट्रक्चर हमारा बन गया है 2D में। जब मैं इसको ट्रेस करता हूं मुझे क्या मिलती है, ये एक यूनिट सेल। अब इसी यूनिट सेल को बार बार रिपीट किया गया है टू मेक ए कंप्लीट लैटिस स्ट्रक्चर। इफ यू लुक एट दैट, दैट इज ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। जस्ट लुक एट दैट पार्ट, इसमें एटम्स कहां पर है, सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, तो ये क्या बनती है हमारे पास, प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल। समझे बस अब ये वाले के नहीं, सेंटर्ड में एक एटम सेंटर में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये तो मेरे पास थे कॉर्नर के एटम्स और एक एटम कहां पे आ जाएगा, सेंटर में आएगा इसके, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेंटर्ड यूनिट सेल। किस तरह से, मान लेते हैं मुझे दिया गया है ऐसा स्ट्रक्चर, अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूं, एक कहां पे आ गया, उसके सेंटर में आ गया, दैट बिकम्स ए सेंटर्ड यूनिट सेल। समझे बात सभी वाले की नहीं। तो दो हमारे पास है प्रिमिटिव, इसमें एटम सभी कॉर्नर्स पर है, सेंटर्ड एटम कॉर्नर पे होने के साथ साथ कहां पर है, सेंटर पर भी। क्लियर है नॉट? ओके, तो इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।